नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, सुबह के बज चुके हैं 5 और 5 बजे आपकी और मेरी मुलाकात होती है करंट अफेयर्स के साथ। तो बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं दैनिक समसामयिकी यानी डेली करंट अफेयर्स की कक्षाओं के साथ। और आप सभी जानते हैं कि सुबह सुबह हमारी और आपकी मुलाकात होती है ठीक 5 बजे। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे नाम लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी तेजी से कमेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, एक भरोसा और एक विश्वास कि प्रतिदिन सुबह की शुरुआत शशि शरण सर के करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, दैनिक समसामयिकी के मुद्दों की बातचीत करते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दोस्तों, सभी लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज है साथियों 24 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए कि जो भी लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पीआरटी का ऑफलाइन बैच पूछ रहे थे, 6 to 8, 9, 10 का बैच नया टोला सेंटर पर, जबकि मुसल्लापुर हाट हमारा नया ब्रांच जो खुला है उस पर पहला बैच आ रहा है पीआरटी 1 to 5 का साथियों। और यह बैच शुरू हो रहा है 27 फरवरी से। तो 27 फरवरी से इस बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे मुसल्लापुर हाट सेंटर पर, मोबाइल नंबर है 9065958089 पर संपर्क कर सकते हैं। यह ऑफलाइन बैच होगा। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2025 में फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर कौन गए हैं? क्या ये वायुसेना अध्यक्ष गए हैं, नौसेना अध्यक्ष गए हैं, थल सेना अध्यक्ष गए हैं या रक्षा मंत्री? मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि कौन वो व्यक्ति है जो कहां की यात्रा पर गया है? तो फ्रांस की यात्रा पर गया है, फ्रांस की यात्रा पर। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा थल सेना अध्यक्ष। और आप भी जानते हैं अभी कौन है थल सेना अध्यक्ष, तो आपको ही पता है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। देखते हैं क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए के प्रयासों के तहत थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी कौन है अभी भाई? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के अध्यक्ष हैं। और आप जानते हैं एग्जाम में पूछेगा कि कईवें थस हैं, तो 30वें हैं। सभी लोग कमेंट कीजिए कौवें हैं भाई, तो 30वें 38th हैं, 30वां थल सेना अध्यक्ष हैं। ये जो है फ्रांस की यात्रा पर हैं। कब से? तो आज से अगले 3 दिनों तक, यानी 24 से 27 फरवरी 2025 तक फ्रांस की ऑफिशियल यात्रा पर रवाना हुए हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि 24 फरवरी 2025 को COAS पेरिस के लेस इनोवेलिट्स में फ्रांस के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से ये मिलने वाले हैं। मतलब वहां के सेना के बड़े अधिकारियों से ये जाकर मिलने वाले हैं। बैठक का उद्देश्य क्या है? तो बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना, भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना और सहयोग के नए रास्ते तलाशना, और दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। मतलब कुल मिला के यह है कि भारत और फ्रांस की सेना एक दूसरे को अच्छे से जाने, समझे, रणनीतियों को समझे और हम अपना इंटरनल कोऑपरेशन मजबूत रखें, एक दूसरे से सैन्य सहयोग मजबूत रखें। और एग्जाम में पूछेगा कि उपेंद्र द्विवेदी कौवे हैं, तो सभी लोग कमेंट कीजिए 30वें हैं, 30वें हैं। वेरी गुड। तीसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है कि ये कब से कब तक रहेंगे? तो सभी लोग कमेंट कीजिए 24 से 27 फरवरी। अब सुनिएगा, 27 फरवरी, ये वीवीआई है दोस्तों, वीवीआई है क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक का ये विश्व युद्ध था, जहां पे भारत के बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो यहां से एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 27 फरवरी 2025 को थल सेना अध्यक्ष जो हमारे हैं कौन? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में भाग लेने वाले शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए न्यूवे चैपल, सभी लोग कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कहां पर भाई? तो न्यूवे चैपल में भारतीय युद्ध स्मारक का दौरा करने वाले हैं और वहां जाकर जो प्रथम विश्व युद्ध में लोग मारे गए थे उनको पुष्पांजलि देने वाले हैं। कौन? तो थल सेना अध्यक्ष। तो 3 बातें यहां पर महत्वपूर्ण है। पहला कि अध्यक्ष कौन है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। दूसरा आपसे पूछेगा कौवें अध्यक्ष हैं, तो 30वें अध्यक्ष हैं। तीसरा आपसे पूछेगा कि ये वहां पर किस उद्देश्य से गए हैं, तो भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए गए हैं। और चौथा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए लोगों के लिए कहां पर है भाई? तो न्यूवे चैपल के अंदर में है। साथियों, यहां से अब 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछने वाला हूं। 5 नहीं, 5 ही शुरू करते हैं लेकिन आगे बढ़ेंगे। 5 करंट अफेयर 2025 का अपडेट सहित
2025 अपडेटेड करंट अफेयर्स में आपसे पूछने वाला हूं। बहुत आराम आराम से उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि तीनों सेनाओं, जो हमारी सेना होती है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, नौ सेना, ये जो हमारे सेनाएं हैं, इन सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? आपसे जब एग्जाम में पूछेगा जरा कमेंट करके बताना कि इन सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं। जरा कमेंट करना कि सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं। दूसरा जरा बताना कि नौसेना के अध्यक्ष कौन है। अभी भारत के अंदर में नौसेना के हेड कौन है। दूसरा आप बताना नौसेना के बाद थल सेना के हेड कौन है, थल सेना के हेड कौन है। और वायु सेना, तीसरा 2025 वाला बताना कि वायु सेना के हेड कौन है। ये जरा 4 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले जब सर्वोच्च सेनापति पूछे तो राष्ट्रपति होती हैं, और हमारी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू है, ध्यान रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू है हमारी राष्ट्रपति। यही तीनों सेनाओं की हेड होती हैं। आप सर्वोच्च सेनापति इनको कहा जाता है। नौसेना का अध्यक्ष पूछे कि भाई नौसेना का अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। सभी लोग कमेंट करेंगे कौन है? दिनेश कुमार। ये 2025 का अपडेट है, ध्यान रखिएगा। दिनेश कुमार त्रिपाठी, सभी लोग कमेंट करेंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। अच्छा, एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि कौवे अध्यक्ष हैं, तो सभी लोग कमेंट करिए कि दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें, अच्छा 28 लिख दिया, 26वें अध्यक्ष हैं दोस्तों, 26वें अध्यक्ष हैं। दूसरा आपसे पूछेगा थल सेना, तो अभी थल सेना में हमने यहां देखा उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन है? तो सभी लोग कमेंट करेंगे उपेंद्र द्विवेदी। आपसे पूछेगा कि ये जो उपेंद्र द्विवेदी हैं, ये कौवे हैं, तो ये 30वें हैं दोस्तों। और अंतिम में पूछेगा कि वायु सेना के 2025 के अपडेटेड अध्यक्ष अभी कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है दोस्तों। कौन है? अमरप्रीत सिंह है, ध्यान रखिएगा, अमरप्रीत सिंह। और आपसे पूछेगा कि अमरप्रीत सिंह कौवे हैं, तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि 28वें हैं। इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन तो ये 4 बातें हुई। पांचवा मेरा सवाल यहां से एक और रहेगा, और वो क्या सवाल है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको आप सीडीएस कहते हैं, सीडीएस कौन है दोस्तों? आपसे पूछेगा कि सीडीएस कौन है, 2025 का बताइएगा, 2025 का अपडेटेड बताना है। छठा आपसे एक और सवाल पूछेगा, कैबिनेट के अंदर में आपसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री नहीं, देश के जो कैबिनेट सचिव हैं, वो कैबिनेट सचिव का क्या नाम है। ये छठा सवाल, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका तो सचिव 2 अभी शक्तिकांता दास बने हैं राजस्व वाला मामला देखने के लिए, लेकिन प्रधान सचिव कौन है? आपसे पूछ सकता है कि देश के अभी प्रधान सचिव कौन है। ये आपको 2025 वाला अपडेटेड बताना है। अच्छा, 2025 में प्रधान सचिव के अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि वित्त विभाग के वित्त सचिव कौन है। और नेक्स्ट आपसे यह भी पूछ सकता है कि राजस्व सचिव कौन है। यह आपको इतना कम से कम याद होना चाहिए, और वो भी 2025 का अपडेटेड याद होना चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन है। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आपसे पूछे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, ध्यान रखिएगा। कौन है? तो अनिल चौहान है। अच्छा, इसके अलावा आपसे एक सवाल और मैं पूछूंगा, लेकिन फिलहाल अभी रुक जाइए। कैबिनेट सचिव के बारे में पूछा जाए कि 2025 में आज के डेट में कौन है? तो टीवी सोमनाथन है साथियों, टीवी सोमनाथन है, ध्यान रखेंगे, टीवी सोमनाथन है। टीवी सोमनाथन कौन है दोस्तों? जरा कमेंट करना एक बार, कौन है? सभी लोग कमेंट करिए टीवी सोमनाथन। प्रधान सचिव की अगर बात करें, चीफ सेक्रेटरी की बात करें, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के कौन है? तो पीके मिश्रा है साथियों। कौन है? ये बड़े फेमस भी हुए थे, आपको याद है, मोदी जी के बड़े करीबी अधिकारियों में से एक माने जाते हैं पीके मिश्रा। फिर आपसे पूछे कि वित्त सचिव कौन है? तो तुहीन कांत पांडे हैं साथियों। कौन है? तुहीन कांत पांडे, ध्यान रखेंगे, तुहीन कांत पांडे जो है कौन है? तो वित्त सचिव हैं। लास्ट में आपको बताता हूं कि अभी 2025 में राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव भी यही हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं मैं, है ना, कि तुहीन और वित्त और ये दोनों यही हैं क्या? एक बार थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, इसको देख लेंगे। तो अब इसको छोड़ देते हैं, ऐसे आप कमेंट करके बताइए। लेकिन इतना जो आपको मैंने बताया, इसमें ये 7 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बागेश्वर धाम, अगला जो सवाल है दोस्तों कि बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहां रखी गई है? क्या यह इंदौर में, भोपाल में, छतरपुर में या जबलपुर में? कैसा लग रहा है क्लास? जरा कमेंट करके बताइएगा। आपको क्लास मेरा कैसा लग रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मजबूती के साथ आपको पढ़ा सके। चलिए,
तो आपको बताना है कि इसकी आधारशिला कहां रखी गई है। तो आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर में छतरपुर में रखा गया है, बाबा बागेश्वर धाम का है। और आप जानते हैं कि इसका आधारशिला किसने रखा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखा है। अच्छा जरा एक काम करिए, बताइए तो मुझे जरा कि यहां पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जरा कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है जो यहां पर शामिल हुए थे। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है जो यहां पर शामिल हुए थे, ये आपको बताना है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं छतरपुर। और इन्होंने क्या किया है दोस्तों, तो आपको जान के हैरानी होगी कि बाबा बागेश्वर धाम ने कहा है कि जितना भी चढ़ावा आता है उससे मैं देश का एक कैंसर हॉस्पिटल बनवाऊंगा। कैंसर हॉस्पिटल बनाने की इन्होंने बात कही है और कहा है कि यहां पर लोगों के क्या होंगे, तो निःशुल्क इलाज होगा साथियों। क्या होगा, तो निःशुल्क इलाज होगा, इस बात को ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। मतलब उन्होंने ईंट जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, और कहां पे रखा है, तो ये छतरपुर जिले के अंदर में रखा है। सभी वर्गों के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 200 करोड़, एग्जाम में पूछेगा कितना करोड़, तो 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले कैंसर अस्पताल में वंचित कैंसर रोगियों को मुफ्त उपचार की सुविधा दी जाएगी और इसमें अत्याधुनिक मशीनें और विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे। तो यहां से 3 सवाल जो आपसे एग्जाम में बनेंगे। पहला कि किसने उद्घाटन किया है, तो सभी लोग कहिए नरेंद्र मोदी, नंबर 1 बनेगा नरेंद्र मोदी। दूसरा ये कहां है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। तीसरा इसका नाम क्या है, तो बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान। चौथा आपसे पूछेगा कि कितना का निवेश हो रहा है, तो निवेश साथियों हो रहा है 200 करोड़ रुपए का। और क्या बन रहा है, तो आपसे पूछेगा कि ये किस चीज का हॉस्पिटल बन रहा है, तो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है जो गरीब लोगों के लिए अस्पताल करेगा। अब चलिए बातचीत करते हैं 2-3 बड़ी बातें। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं 2-3 सवाल यहां से आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे उत्तर देंगे। जब बात कैंसर की आई है, तो अभी कुछ दिन पहले आपको खबर आई होगी कि कैंसर की दवाओं पर, पहला जो है आपको बताना है कि कैंसर की दवाओं पर जो है जीएसटी घटाकर कितना कर दिया गया है। जीएसटी जो है पहले कितना था, और जीएसटी को घटाकर पहले से इसको रिड्यूस कर अभी कितना प्रतिशत कर दिया गया है, जरा कमेंट करके बताइए। दूसरा सवाल है यहां पे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, अपडेटेड बताइएगा कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। इसी फरवरी महीने के अंदर में मनाया जाता है दोस्तों, इसी फरवरी महीने के अंदर में। तो सबसे पहले ये जीएसटी वाली अगर बात करते हैं, तो 12% जो है इनकी दवाओं पर जीएसटी हुआ करता था, उसे घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 5% कर दिया गया है, जो मेरी जानकारी है अभी फिलहाल। अभी इस बार का अपडेट नहीं है, इस बार भी शायद सुना था मैंने कि इसको अब सरकार जो है प्लान कर रही है कि 5 से 0 कर देंगे। 5 से कितने करने की योजना है, तो 0 करने की आगे चल के योजना भी है। विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को साथियों, कितने तारीख को, 4 फरवरी को, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा अभी एक खबर आई थी दोस्तों, और खबर क्या थी, तो आपको पता होगा एक न्यूज आया था कि दुनिया में एक देश है जिसने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया है। तो तीसरा आपसे पूछेगा कि सबसे पहले किस देश ने कैंसर वैक्सीन बनाने का दावा किया है। आपसे पूछेगा कि किस देश ने सबसे पहले कैंसर वैक्सीन बनाने का दावा किया है, तो सभी लोग जरा कमेंट करना वो कौन सा देश है। अब तो खैर हर देश कर रहे हैं, भारत ने भी दावा किया है 3-4 दिन पहले, अगर आपने अखबार पढ़ा होगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछे साथियों, तो इस बात को ध्यान रखना है कि एक और सवाल जो यहां से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल की जब हम बात करते हैं, तो उसके अध्यक्ष कौन है। आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय, अभी 2025 का ये अपडेटेड आपको बता रहा हूं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अभी अध्यक्ष कौन है। तो आप भी जानते हैं कि चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर BN, याद है ना, पिछली ही क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था, उनका नाम था डॉक्टर BN गंगाधर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का कौन है, तो डॉक्टर BN गंगाधर हैं साथियों, BN गंगाधर। और लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, यहां पर लास्ट सवाल एक पूछ लेता हूं, अगर आप इजाजत दें मुझे, तो इस बात को जरा बताइए कि अभी इस साल विज्ञान के अंदर में, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसको मिला है और क्यों मिला है। 2 लोगों को मिला है 2024 का नोबेल पुरस्कार। किसको मिला है, नोबेल प्राइज जो है विज्ञान के केंद्र में, मेडिसिन में, सॉरी, नोबेल प्राइज की जब बात कर रहा है तो आपसे पूछेगा कि नोबेल प्राइज इस क्षेत्र में किसको मिला है। तो इस क्षेत्र के अंदर में नोबेल प्राइज 2 लोगों को मिला है, दोनों अमेरिका के नागरिक हैं। एक का नाम है विक्टर एम्ब्रोस, एक का नाम क्या है, तो विक्टर एम्ब्रोस नाम है। जरा कमेंट करिए क्या नाम है, विक्टर एम्ब्रोस। ये भी किस देश के हैं, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। दूसरे इनके साथी जिनको मिला, जिसका नाम है गैरी रुवकुन नाम है, गैरी रुवकुन
गैरी रुअकुन नाम है। ये भी किस देश के हैं? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इनको किस लिए दिया गया है, तो आपको ही पता है कि माइक्रो आरएनए की खोज की है और इसकी जीन विनिमय में भूमिका की जानकारी मिलती है। तो किस चीज की खोज की है इन्होंने? तो माइक्रो आरएनए की खोज की है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखेंगे कि इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है और जीन विनियमन में इनकी भूमिका है। और इसकी जीन विनिमय में, जीन मल्टीप्लिकेशन के अंदर में आपको पूछेगा कि क्या है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहां पे बताई जा सकती हैं, लेकिन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को किस आयोजन को समर्पित किया है। मतलब जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं वो काफी एक्टिव रहते हैं, आप भी जानते हैं, खासकर एक राज्य को लेकर के जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करता है आपसे साथियों, तो पूछ रहा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को किस आयोजन को समर्पित किया है। तो कौन सा आयोजन? राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2025, शिक्षा महोत्सव 2025, स्टार्टअप महोत्सव 2025 या विज्ञान महोत्सव 2025? आपको कमेंट करके बताना है। माइक्रो आरएनए, बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, दोस्तों, सभी लोगों का कमेंट आ रहा है और बहुत शानदार कमेंट आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दो तीन चीजें हैं साथियों, जो आपको ध्यान रखना है। अब सुनिए, जब यहां पर आपसे सवाल पूछा जाए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय स्टार्टअप महोत्सव 2025। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं से सरकारी नौकरी की मानसिकता छोड़ने की अपील की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप जो है सरकारी नौकरी की मानसिकता छोड़िए और सरकारी नौकरी से बाहर निकलकर, सरकारी नौकरी से साथियों इन्होंने क्या कहा है, तो सरकारी नौकरी से बाहर निकलकर आप उद्यमता की ओर आगे बढ़िए, स्टार्टअप की ओर आगे बढ़िए। और इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं को राष्ट्रीय स्टार्टअप महोत्सव 2025 जो है समर्पित किया है। महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो महोत्सव का उद्देश्य साथियों युवाओं में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इन्होंने कहा कि इनोवेशन, नवाचार का मतलब क्या? तो नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन। इन्होंने कहा कि भाई बच्चों के अंदर में क्या होना चाहिए? तो इनोवेशन होना चाहिए और उद्यमिता होनी चाहिए। ये ना कि वो सरकारी नौकरी के पीछे भागें। मतलब उन्होंने सीधा कहा है कि आप सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए, आप जो है स्टार्टअप में आइए। और उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, और एग्जाम्पल किसका दिया है? बैगनी क्रांति के दिया है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जिसका नाम है बैगनी क्रांति। एग्जाम में पूछेगा कि बैगनी क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा लेवेंडर का जो फूल होता है उस लेवेंडर की खेती से संबंधित है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है और कहा है कि लेवेंडर की खेती ने जम्मू और कश्मीर के 3000 से अधिक युवाओं की कमाई जो है लाखों में बदल दी है। 3000 से अधिक युवाओं की कमाई क्या किया है? तो लाखों में बदल दिया है। 3000 से अधिक युवाओं की कमाई को क्या किया है? तो लाखों में बदल दिया है। यह बात जो है किसने कही है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने एकीकृत अनुसंधान के लिए पीजी में को गाइड साझा करने के लिए एम्स को, आईआईएम को, आईआईटीज को, जीएमएनसी जम्मू के बीच में समझौता भी कराया है। अब यहां पर दो तीन सवाल हैं। एक तो बैगनी क्रांति आपसे पूछेगा किससे संबंधित है, तो आप उत्तर दे दीजिएगा। दूसरा आपसे पूछेगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आयोजन कहां पे, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप है, राष्ट्रीय स्टार्टअप आयोजन है साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर हम राष्ट्रीय स्टार्टअप के अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो बहुत सारे अन्य आयोजन भी होते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपसे मैं पूछता हूं कि आईसीसी जो अभी है, बहुत सारे खेल संगठन हैं, उन खेल संगठनों के अध्यक्ष के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे जरा मुझे कमेंट कीजिए कि आईसीसी के हेड कौन है। आप जरा कमेंट कीजिए कि आईसीसी के हेड कौन है। जरा सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आईसीसी के हेड कौन है। दूसरा आपसे मैं एक और सवाल पूछता हूं दोस्तों, और वो सवाल है कि आईसीसी के अलावा आईसीसी की स्वतंत्र महिला निदेशक, पहली महिला निदेशक बनी है, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की कौन है? प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आपसे पूछेगा कि महिला निदेशक आईसीसी की कौन है, निदेशक कौन है, तो जरा बताइए। इंदिरा नूई का नाम आता है। किसका नाम आएगा? तो इंदिरा नूई का नाम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, सभी लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर में इंदिरा नूई। सभी लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में। क्या कमेंट करेंगे दोस्तों? तो सभी लोग कमेंट कीजिए इंदिरा नूई, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा आपसे एक और सवाल पूछता हूं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसको आईओसी कहते हैं आप, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईओसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? और दूसरा यह भी बताइएगा कि किस देश के हैं। तो थॉमस बाक हैं साथियों। कौन है? थॉमस बाक हैं, ध्यान रखिएगा, थॉमस बाक हैं। और आपसे पूछेगा कि थॉमस बाक किस देश के हैं, तो कहना कि हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं और ये जर्मनी के हैं दोस्तों। किसके हैं? तो जर्मनी के हैं। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की बात करता है।
वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की अगर बात करता है तो यहां पे जो व्यक्ति हैं जिनका क्या नाम है, तो मोहम्मद जलूद नाम है। क्या नाम है? 2025 का ये डेटा है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद जलूद नाम है साथियों, मोहम्मद जलूद। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल में। कह रहा है टीबी मुक्त भारत अभियान के 100 दिवसीय अभियान के दौरान पूरे भारत में कितने से अधिक टीबी रोगी दर्ज किए गए। मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो अभी सरकार ने 100 डेज प्रोग्राम चलाया था टीबी को लेकर के, ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के, उसके अंदर में पूछ रहा है कि 100 दिनों के अंदर में कितने लोग जो हैं पूरे भारत में कितने लोग मिले हैं जो टीबी के रोगी दर्ज किए गए हैं। क्या ये 3 लाख हैं, 4 लाख हैं, 5.1 लाख हैं या 6 लाख हैं? आपसे पूछ रहा है कि कितने लाख लोग हैं, कितने लाख लोग हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के ये आंकड़ा पूछा जा रहा है। प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.1 लाख दोस्तों, 5.1 लाख। क्या मामला है जरा ध्यान दीजिएगा। 5.1 लाख टीबी मुक्त भारत अभियान पर अपडेट 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत के बाद से पूरे भारत में 5.1 लाख से अधिक टीबी रोगी दर्ज किए गए हैं। मतलब ये जो 100 डेज जो है ये अभियान चल रहा है, इस अभियान के दौरान पूरे भारत में कितना है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 5.1। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 5.1। दूसरा, अभियान वाले कितने जिलों में चलाया गया है, तो 455 जिलों में 3.5 लाख से अधिक टीबी रोगियों का निदान भी किया गया है। तो कितने लोगों का निदान किया गया भाई, तो 3.57, जबकि कितने लोग मिले थे, तो 5.1 लाख। 10 करोड़ से अधिक संवेदनशील आबादी की जांच की गई है। मतलब लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच हुई है जिसके अंदर में यह मिला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, और 10 लाख निक्षय शेयरों ने क्या किया है, तो आधुनिक टीबी निदान उपकरणों को लोगों के घरों के करीब लाने में मदद की है। अब एक सेकंड यहां पर रुक जाइएगा और 2-3 बातें मुझे जो है जवाब दीजिएगा। सबसे पहला तो अभी आप मुझे बताइए कि देश के अंदर में स्वास्थ्य मंत्री देश के कौन हैं, तो आप भी जानते हैं इसको किसने लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम को उन्होंने ही लॉन्च किया था और उनका नाम है जेपी नड्डा दोस्तों, जेपी नड्डा ने ही इस प्रोग्राम को नवंबर महीने के अंदर में लॉन्च किया था, आपको याद होगा। और वहां पर जेपी नड्डा ने कहा था कि हम चाहते हैं कि मेरी ये महत्वाकांक्षी योजना है। और उन्होंने कहां से लॉन्च किया था, एग्जाम में ये भी पूछेगा, कहां से लॉन्च किया था बताइए जरा। उन्होंने हरियाणा से लॉन्च किया था। अच्छा, हरियाणा में भी आपसे पूछेगा कि हरियाणा में भी कहां, तो पंचकुला, हरियाणा, हां, उन्होंने कहां से लॉन्च किया था, तो उन्होंने याद रखिएगा हरियाणा के पंचकुला से इसको लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था, तो इन्होंने किया था। अच्छा, अब 2 सवाल मैं पूछता हूं कि भारत ने टीबी खत्म करने का लक्ष्य कब का रखा है, जरा कमेंट करिए तो बताइए मुझे कि भारत ने कब रखा है लक्ष्य। और दूसरा बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा, उसके अंदर विश्व के अंदर में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या है। दोनों का बताइए, जरा कमेंट करिए, मैं देखना चाहता हूं आपके कमेंट्स देखना चाहता हूं। लाइन से कमेंट्स आ रहा है। हरियाणा पंचकुला, वेरी गुड। सी ब्यूटी हैं, ओम प्रकाश हैं, पूजा यादव है, रानी नेहा, प्रियंका, अर्चना, ज्योति, सचिन, बहुत सारे लोगों का आ रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका लक्ष्य कब रखा गया है, जरा कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, 2025 तो भारत में है, 2025 तो भारत में है। लेकिन भारत के अलावा अगर आपसे पूछे, भारत के अलावा विश्व में अगर पूछा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है ना, एसडीजी जिसको कहते हैं, इसके पहले होता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी होता था। अभी कितना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में, कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा। भारत की अगर बात करेंगे तो सभी लोग कमेंट करेंगे 2025, और विश्व की अगर हम बात करेंगे तो 2030 सभी लोग कमेंट करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, जब टीबी की बात होती है तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है। टीबी का मतलब क्या होता है, क्षय रोग दिवस। तो जरा कमेंट करके 2 बातें बताइए, जब बात निकली है तो पूरी हो। आप जरा बताइए कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा इस साल का थीम क्या है, क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, पहला। और दूसरा, ये जो 2024 का जो थीम है, 2024 का इसका थीम क्या है, एग्जाम में थीम भी पूछता है। तो सबसे पहले कब मनाया जाता है दोस्तों, तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है 24 मार्च को। सभी लोग कमेंट करेंगे कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया गया है। अब इस बार का थीम क्या है, लास्ट वाले का थीम क्या है, हाँ हम टीवी का अंत कर सकते हैं। थीम क्या है साथियों इस बार का, हाँ हम टीवी का अंत, हाँ हम टीवी का अंत कर सकते हैं, हाँ हम टीवी का अंत कर सकते हैं। ये इसका क्या है, तो ये इसका टैगलाइन है, स्लोगन है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी फेज 2 के तहत
कितने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किया है? तो आपको पता है कि हमारे जो अमित शाह हैं वो अभी दौरे पर हैं। कहां? महाराष्ट्र के दौरे पर थे, आपको याद होगा। और वही महाराष्ट्र के दौरे पर इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने कहा है कि भैया हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या करेंगे? तो लोगों को, ग्रामीण लोगों को घर सौंपेंगे। तो स्वीकृति पत्र कितना मिला है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। कितने लाख लोगों को मिला है? तो आंसर हो जाएगा साथियों 20 लाख। सभी लोग कमेंट करेंगे कितना? 20 लाख। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहां पर, आपसे पूछेगा दोस्तों, तो पुणे में पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 20 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया है। कितने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया है? तो 20 लाख लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया है और 10 लाख लाभार्थियों को महाराष्ट्र की पहली किस्त विकसित की गई है। मतलब साथियों, आपसे जब पूछे कि कितने लाख लोगों को स्वीकृति पत्र दिया गया है तो 20 लाख, और घर का पहला किस्त कितने लोगों को मिला है? तो 10 लाख। सभी लोग कमेंट कीजिए, तो कितने लोगों को किस्त मिला है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए 10 लाख। देश में पहली बार एक साथ 20 लाख लाभार्थियों को अपना घर मिलने का सपना पूरा हो रहा है। यह क्या पूछ रहा है कि देश में पहली बार एक साथ कितने लाख लाभार्थियों को? तो 20 लाख लाभार्थियों को अपना घर मिलने का सपना पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम आवास योजना के तहत दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इसके तहत महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा घर मिले हैं। कितना भैया? तो आपको ही पता है कि टोटल 20 लाख, जिसमें से 10 लाख लोगों को तो पहला इंस्टॉलमेंट भी मिल चुका है। घरों के साथ साथ शौचालय देकर मोदी जी ने गरीबों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की है। छोड़ दीजिए, महिलाओं, पिछड़े वर्गों, एससी, एसटी और अन्य आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस को 2029 तक कितना? तो 5 करोड़। ध्यान रखिएगा, 2029 तक 5 करोड़ घर देने के मोदी सरकार के लक्ष्य के तहत 3 करोड़ 80 लाख घर जो हैं पहले ही दिए जा चुके हैं। तो यहां पर 4-5 बड़ी बातें हैं जो एग्जाम के अंदर में सवाल पूछा जाएगा। 4-5 बड़ी बातें हैं जहां से एग्जाम में सवाल आएगा दोस्तों। 4-5 बड़ी बातें हैं। सबसे पहली बात, ये जरा घिचपिच हो गया, पहले एग्जाम में क्या क्या आ सकता है यहां पे मैं आपको वो बताता हूं, क्योंकि यहां से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आंकड़े हैं और ये मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले पूछेगा कि किसने दिया है, तो सभी लोग कमेंट कीजिए। नंबर 1 हो जाएगा अमित शाह। कहां पर यह दिया गया है? तो पुणे के अंदर में। नंबर 2 हो जाएगा स्वीकृति पत्र कितने लोगों को मिला है? तो स्वीकृति पत्र 20 लाख लोगों को मिला है। यह तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन जो यहां से बनेगा। चौथा पूछेगा कि कितने लाख लोगों को पहली किस्त मिल गई है? तो 10 लाख लोगों को। चौथा आएगा यहां से कि 10 लाख लोगों को किस्त मिला है। साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। पांचवा आपसे पूछेगा कि सरकार का लक्ष्य कब तक? तो 2029 तक। 2029 तक पांचवा क्वेश्चन पूछेगा कि कितना लक्ष्य? तो 5 करोड़ लोगों को घर देने का लक्ष्य है। आपसे पूछेगा छठा क्वेश्चन कि अभी तक कितना अचीव हो चुका है? तो 3.8 करोड़, यानी 3 करोड़ 80 लाख जो है घर दिए जा चुके हैं। अच्छा, एक मेरा बहुत सिंपल सवाल है, बहुत 2 लाइन का सवाल है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू कब किया गया था और इसका टारगेट क्या था? तो देखिए, जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आती है, जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आती है तो 3 बातें हैं जो मेरे साथ आपको कमेंट करनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। साथियों, कब हुई थी? तो सभी लोग कमेंट करेंगे 25 जून 2015 को। कब हुआ था दोस्तों? 25 जून 2015 को। यहां पे 2-3 डेडलाइन है जो आपको याद रखना होगा। मैं कलर बदल के लिख देता हूं, सभी लोग याद रखिएगा। शुरुआती दौर में इसका टारगेट था कि 2022 तक, शुरुआती दौर में इसका टारगेट था कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। लेकिन अब यह टारगेट जो है 2029 तक बढ़ा दिया गया है। और 2029 तक कितना का टारगेट है? तो 5 करोड़। आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है 2029 तक। साथियों, 2029 तक 5 करोड़ घर देने का मोदी सरकार का लक्ष्य है। और उस 5 करोड़ में से साथियों अभी कितना अचीव हो चुका है? तो 3.8 करोड़। ध्यान रखेंगे कितना अचीव हो चुका है? तो 3.8 करोड़ घरों देने का जो वादा है वो वादा अचीव कर लिया गया है। अब मेरे 2-3 सवाल हैं। जैसे यहां पे प्रधानमंत्री की योजना है, यहां पर ये क्या है? तो प्रधानमंत्री की योजना है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, यहां पर मेरे 3-4 सवाल हैं जो करंट अफेयर्स के हैं और 2024-25 के अपडेटेड आंकड़े हैं। 2024-25 के अपडेटेड आंकड़े हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे 3-4 सवाल हैं और मैं चाहूंगा कि इन 3-4 सवालों का आप उत्तर दें। सबसे पहला कि वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू की है? आपसे पूछेगा कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने इसी को कॉपी करते हुए इंदिरम्मा आवास योजना की शुरुआत की है? जरा कमेंट करके बताइएगा। ये 2024 की बात है।
किसने शुरू किया है? दूसरा, एक और आवास योजना शुरू किया गया है जिसका नाम है बंगलार बारी योजना। क्या नाम है? बंगलार बारी। ध्यान रखेंगे क्या नाम है दोस्तों? बांग्लार बारी आवास योजना। आपसे पूछेगा कि बांग्लार बारी आवास योजना, नाम से खैर ये पता चल जा रहा है, इसमें तो आप कमेंट कर ही देंगे कि ये किस राज्य की है। अच्छा, तीसरा एक और बताइए, वो भी नाम से ही पता चल जाएगा उस प्रश्न का, जिसका नाम है अबुआ आवास योजना। क्या नाम है? अबुआ आवास योजना। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या नाम है? अबुआ आवास योजना। आपसे पूछेगा कि अबुआ आवास योजना किस राज्य का है? अबुआ आवास योजना। ये तीनों 2024-25 का अपडेटेड है। ध्यान रखिएगा, जब इंद्रम्मा पूछे आपसे तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे तेलंगाना दोस्तों। क्या कहेंगे? आप कहेंगे तेलंगाना। इस बात को ध्यान रखिएगा। बंगलाबारी पूछेगा तो मोदी जी का कौन सा, सॉरी, ममता दीदी का कौन सा? तो ममता दीदी का बंगाल साथियों, ये बंगाल का है। जबकि अबुआ पूछेगा तो नाम से ही दिख रहा है, तो नाम से ही बहुत सारे लोग उत्तर दे रहे होंगे, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा दोस्तों। क्या उत्तर हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। अबुआ आवास योजना कहां? तो झारखंड के अंदर में। बांग्लार बाड़ी आवास योजना कहां? तो पश्चिम बंगाल के अंदर में। और इंद्रम्मा आवास योजना कहां? तो तेलंगाना के अंदर में। तेलंगाना के अंदर में। ठीक है जी, सबको याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडवाडिया ने उत्तर भारत में खेल अवसंरचना के विकास पर बैठक की अध्यक्षता कहां की है? क्या ये नई दिल्ली में किया है, चंडीगढ़ में, लखनऊ में, या जयपुर में? आपसे पूछ रहा है कि जो मनसुख मंडवाडिया हैं उन्होंने उत्तर भारत में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किस जगह पर जो है ये बात कही गई है? इस बात को पूछ रहा है कि किस जगह पे इन्होंने बैठक की अध्यक्षता की है। क्या ये नई दिल्ली है? क्या ये नई दिल्ली है? चंडीगढ़ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। देखिएगा साथियों, भारत में खेलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के संकल्प के तहत केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडवाडिया ने आज चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की है। मतलब मनसुख मंडवाडिया जी जो है उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर में बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में पंजाब सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई कहते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि साई के अध्यक्ष कौन है, कि क्षेत्रीय केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। लेकिन मजे की बात है, एग्जाम में पूछेगा कि इस बैठक का उद्देश्य क्या है, तो उत्तर भारत में खेल अवसंरचना को मजबूत करना। मतलब ये जो बैठक बुलाई गई चंडीगढ़ के अंदर में, उस बैठक में कहा गया है कि भाई आप कम से कम जो हमारे खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों का सम्मान कीजिए और खिलाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कीजिए। क्या करिए? तो इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कीजिए। आप भी जानते हैं कि इस बैठक में दो बड़ी बातें हुई हैं। इस बैठक के अंदर में अभी अभी जो हमारा एशियन गेम्स, सॉरी, राष्ट्रीय खेल, जो अभी 38वां राष्ट्रीय खेल 38th नेशनल गेम जो अभी समाप्त हुआ है, उसके 30 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। क्या हुआ इसमें? तो याद रखिएगा, 38वां यानी 38th नेशनल गेम जो अभी हुआ है भारत के अंदर में, एकदम करंट है, एकदम ततले ततले है, नेशनल गेम्स हुआ है। यहां से भी 3-4 सवाल आएंगे। इसका जो आयोजन हुआ है, इसके 30 खिलाड़ियों को क्या किया गया है? तो 30 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। 30 खिलाड़ियों को क्या किया गया है? तो 30 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब सवाल उठता है, क्या उठता है भाई? 38th नेशनल गेम को लेकर के। किस चीज को लेकर के सवाल उठता है? तो 38वीं नेशनल गेम को लेकर के सवाल उठता है। सबसे पहले तो यही सवाल उठेगा मेरा, सबसे पहले कि इसका आयोजन कहां हुआ था। तो 38th नेशनल गेम के आयोजन की जब आप बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आयोजन हुआ था उत्तराखंड में। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका आयोजन कहां हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है। दूसरा आपसे सवाल पूछेगा कि आयोजन कब हुआ है। दूसरा आपसे सवाल पूछेगा कि ये जो 38th नेशनल गेम हुआ है ये कब हुआ है, तो 2025 में हुआ है साथियों, अभी अभी खत्म हुआ है। कब साथियों? तो याद रखिएगा 28 जनवरी। सभी लोग कमेंट करेंगे 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक। कब से कब तक दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा 28 जनवरी से लेकर वैलेंटाइन डे तक 2025 का यह आंकड़ा है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा यहां से सवाल पूछा जाएगा, तीसरा जो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन होगा कि इसका शुभांकर कौन था। आपसे तीसरा सवाल क्या पूछा जाएगा दोस्तों? आपसे पूछा जाएगा कि ये 38th नेशनल गेम जो उत्तराखंड में हुआ, इसका शुभांकर कौन था। तो आप भी जानते हैं उसका क्या नाम था? मौली नाम था। आपको भी पता है क्या नाम था? शुभांकर मौली। उत्तराखंड के अंदर में जो राष्ट्रीय कह रहे हैं, जो उत्तराखंड के अंदर में राजकीय जो पक्षी है उसका क्या नाम है? तो हिमालयन मोनाल नाम है। उसी हिमालयन मोनाल के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है? तो मौली रखा गया है।
चौथा क्वेश्चन जो यहां से बनाया जा सकता है कि इसका मसाल जो है, मसाल का था, मसाल, तो मसाल के बारे में जब भी पूछे तो याद रखना तेजस्विनी साथियों, क्या नाम था, तेजस्विनी, ध्यान रखेंगे, तेजस्विनी इसका नाम रखेंगे मसाल के बारे में। 38 नेशनल गेम से एग्जाम में बहुत सारे सवाल आएंगे, इसको याद कर लीजिएगा। अब आपसे पूछेगा कि इसका आदर्श वाक्य क्या था, आदर्श वाक्य आपसे पूछेगा। पांचवां सवाल यहां से क्या पूछेगा दोस्तों, आदर्श वाक्य पूछेगा। जब आदर्श वाक्य पूछेगा तो आदर्श वाक्य बड़ा ही सुंदर सा आदर्श वाक्य है, और आदर्श वाक्य साथियों संकल्प से शिखर तक, कहां तक, तो संकल्प से साथियों, संकल्प से शिखर तक। एग्जाम का आंसर क्या हो जाएगा, संकल्प से शिखर तक। आपसे पूछेगा कि ये कब से कब तक आयोजन हुआ था, तो 2025 में अभी आयोजन खत्म हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसको VVI लगा लीजिए। जितनी बातें मैंने बोर्ड पर लिखी हैं उतनी बातें कम से कम कमेंट कर लीजिए जो यहां पर एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी आपसे पूछा जाएगा तो उसके बारे में तो हम बता ही देंगे आपको। लेकिन दूसरा एक और बात समझिए कि यहां पर सबसे ज्यादा मेडल की अगर बात करता है तो किसने, तो महाराष्ट्र ने। किसने साथियों, अगर आप बात करेंगे सबसे ज्यादा मेडल किसने लाया है, तो महाराष्ट्र ने लाया है। कितना, तो 200 से ज्यादा मेडल था, एग्जैक्ट याद नहीं है, 200 से ज्यादा मेडल था, इतना हमको पता है कि 200 से क्या है, तो ज्यादा मेडल है। लेकिन 200 से ज्यादा में कितना एग्जैक्टली 201 है या 202 है, ये ध्यान नहीं है। दूसरे स्थान पे हरियाणा है 153 के साथ, और तीसरे स्थान पे कौन है, तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये टॉप 3 है। अच्छा, इसमें बिहार है क्या, इसमें बिहार है नेशनल गेम के अंदर में, जरा कमेंट करके बस इतना बता दीजिए कि इसमें बिहार है कि नहीं है, है ना, बिहार है कि नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए ना, जब बिहार की बात आई है तो जरा एक बिहार स्पेशल का करंट अफेयर बताइए कि बिहार के खेल मंत्री कौन है। देखता हूं कितने लोगों को आता है, बिहार के खेल मंत्री कौन है, जरा कमेंट करके बताइए। मैं भी देखना चाहता हूं कि बिहार के खेल मंत्री कितने लोगों का पता है, कितने। अच्छा, स्लाइड फ्रेश ले लेता हूं आपको, कितने क्वेश्चन यहां पे हमने करे हैं, यहां पे 5 किया है, आपको 5 किया है। छठा मैं पूछता हूं आपसे कि बिहार के खेल मंत्री कौन है, 2025 का बताइएगा, अभी फिलहाल कौन है। अच्छा, 7वां सवाल कि अगला नेक्स्ट जो है कहां आयोजन होगा, नेक्स्ट जो ये राष्ट्रीय खेल है, ये 39वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां होगा। नेक्स्ट से ज्यादा अच्छा है, ये भी पूछ लेता हूं कि 39th नेशनल गेम का आयोजन कहां होगा। आयोजन, नेशनल गेम का आयोजन, 2 चीज बताइए, एक तो बताइए कि कहां होगा और दूसरा बताइए कि कब होगा, ये 2 चीजें बताइए। तो पहले, सबसे पहले तो इनका नाम बताइए, किसी का आया है क्या। यस, वेरी गुड, सुरेंद्र मेहता आ गया है, करेक्ट आंसर है भाई, सुरेंद्र मेहता, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। दूसरा, ये कहां होगा, तो मेघालय में होगा। कहां होगा, तो मेघालय में होगा। कब होगा, तो 2027 में होगा, 2027 में, 2027 में होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास, क्या ये क्लियर है सभी लोगों को। अच्छा, यहां पे मैं ना 2-3 बातें और पूछना चाहता हूं जो एग्जाम में आता है, जैसे मैं लिखूंगा नहीं, मुंह से ही बोल देता हूं। जैसे आपसे पूछता है कि कितना पैसा मिलता है, पुरस्कार राशि। जैसे पूछे कि मेजर ध्यानचंद वाले में कितना मिलता है, मेजर ध्यानचंद में पुरस्कार की राशि, पुरस्कार मिलता है ना, खेल रत्न पुरस्कार जिसको कहते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो खेल रत्न पुरस्कार में कितना मिलता है, जरा कमेंट करिएगा सभी लोग। दूसरा, एक और बड़ा प्राइज मिलता है जिसको कहते हैं अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार में कितना अवार्ड, ये एग्जाम में पूछा था TRE के अंदर में। अर्जुन पुरस्कार में कै लाख का मिलता है, जरा कमेंट करिएगा, कैश प्राइज 9। और लास्ट बताइए, मेजर ध्यानचंद हो गया, अर्जुन हो गया, आप बता दीजिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसमें लाइफ टाइम मिलता है। द्रोणाचार्य में 2 मिलता है, ध्यान रखिएगा, द्रोणाचार्य में 2 मिलता है, एक मिलता है लाइफ टाइम। तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है खेल के दुनिया में, उसमें होता है 15 लाख। लेकिन जो नियमित नॉर्मल मिलता है, जो नियमित श्रेणी में मिलता है, जो नियमित में मिलता है, वो मिलता है 10 लाख। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का नया बैच ऑनलाइन में भी लॉन्च कर दिया गया है और ऑफलाइन में भी लॉन्च कर दिया गया है। ऑनलाइन में जब आप बैच खरीदें तो विजयी बैच देख करके नाम खरीदें, ऑनलाइन के अंदर में। और ऑफलाइन के अंदर में ये बैच शुरू हो रहा है 27 फरवरी से। कब से शुरू हो रहा है, तो 27 फरवरी से ये बैच शुरू हो रहा है दोस्तों। नया ऑफलाइन बैच आ रहा है, ऑफलाइन हमारे मुसल्लापुर हाट सेंटर पे। कोई भी जानकारी के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर 9065958089 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, नया ऑफलाइन बैच है, एक्सक्लूसिव बैच आ रहा है नया, बिल्कुल। नेक्स्ट,
जीन पियरे, वेरी इंपॉर्टेंट, जीन पियरे लाक्रावा भारत के किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं? क्या ये वैश्विक सौहार्द सुरक्षा सम्मेलन में, शांति और विकास शिखर सम्मेलन में, शांति रक्षा में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, वैश्विक दक्षिण अनुभव, और लास्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन बैठक में? आपसे पूछ रहा है कि जीन पियरे जो भारत आ रहे हैं, जीन पियरे जो भारत आ रहे हैं वो किस लिए भारत आ रहे हैं? आपको कमेंट करके बताना है कि जीन पियरे जो हैं वो किस लिए भारत आ रहे हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जीन पियरे जो हैं, जीन पियरे जो हैं किस लिए भारत आ रहे हैं? जीन पियरे जो हैं किस लिए भारत आ रहे हैं? तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा, शांति रक्षा। ध्यान दीजिएगा, ये वीवीआई है दोस्तों, वीवीआई लगा लीजिए। सभी लोग नाम कमेंट कीजिए, जीन पियरे। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना प्रमुख जीन पियरे लैक्रोवेक्स जो है भारत में आयोजित शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना एक वैश्विक दक्षिण अनुभव सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। ये सम्मेलन कब होगा? तो आज शुरू होगा दोस्तों, 24 से 25 फरवरी को यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। देखिए, करंट अफेयर्स का मतलब होता है करंट, हम बस इतना ही कहेंगे। करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है? करंट होता है। हम वही पढ़ाते हैं जो करंट होता है। कल रात में जग के आपके लिए न्यूज किए होंगे, है ना? बासी खबर नहीं, ताजा खबर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है वो लिख रहा है? पीजीटी इकोनॉमिक्स, कोई कमेंट कर रहा है। पीजीटी इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन में बैच चल रहा है, अबाउट टू बी कंप्लीटेड है। नया बैच शुरू होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पीजीटी का सिलेबस बहुत लंबा है। तो जो पहले से रनिंग बैच है उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको ऑनलाइन में 999 रुपए के अंदर में, और जो क्लास आपका छूट गया है वो रिकॉर्डेड वहां मिल जाएगा। नया बैच सलाउद्दीन मंसूर ऑफिशियल जी पॉसिबल नहीं है शुरू करना, है ना? इस सम्मेलन में लगभग 50 देशों की महिला अधिकारी एकत्रित होंगी। आपसे पूछेगा कितने देशों की? तो 50 देशों की। भारत न केवल शीर्ष सैन्य और पुलिस योगदानकर्ता के रूप में बल्कि लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में भी अग्रणी रहा है। भारत के पास 5384 कर्मियों में से 153 महिलाएं हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पहली बार महिला संचालित पुलिस इकाई भेजी थी। यहां से 4 सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के प्रमुख कौन है? तो आप 1 नंबर में आंसर देना, जीन पियरे हैं। दूसरा पूछा जाएगा ये भारत जो आ रहे हैं उस भारत आने का थीम क्या है? तो शांति, दुनिया के अंदर में शांति स्थापना में महिलाओं की भूमिका, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा पूछा जाएगा इस सम्मेलन में कितने देशों की महिलाओं ने हिस्सा लिया है? तो याद रखिएगा तीसरा क्वेश्चन आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, 50 देशों का। और चौथा पूछेगा कि भारत के अंदर में कितनी महिलाएं हैं अभी इस सेवा के अंदर में? तो 153 है दोस्तों, 153। अब यहां से मैं 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला मेरा सवाल है, 2025 अपडेटेड है, 5 करंट अफेयर्स 2025 अपडेटेड, मतलब आज तक का अपडेटेड है। सबसे पहला मेरा सवाल यही है, आईएमएफ। आप जरा मुझे बताइए कि आईएमएफ के प्रबंध निदेशक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कौन है? तो आप भी जानते हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिया हैं। कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिया हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल है कि ये किस देश की हैं? किस देश की हैं? ये किस देश की हैं? क्रिस्टालिना जॉर्जिया हैं। आपसे पूछेगा कि ये किस देश की हैं? तो बुल्गारिया की हैं दोस्तों। कहां की हैं? सभी लोग कमेंट करिए तो जरा, ये कहां की हैं? तो बुल्गारिया की हैं दोस्तों, बुल्गारिया की हैं। दूसरा मैं आप ही से पूछता हूं, आईएमएफ के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। पूछेगा एग्जाम के अंदर में कि डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है? तो आपको ही पता है, नगोजी ओकोंजो हैं। कौन है? तो नवोजी ओकोंजो हैं साथियों, नवोजी ओकोंजो हैं, नवोजी ओकोंजो हैं। और ये जो नवोजी ओकोंजो हैं, आपसे पूछेगा कि ये नवोजी ओकोंजो किस देश के हैं? तो इवेला के हैं दोस्तों। कहां के हैं? तो इवेला के हैं। तीसरा आपसे सवाल एक और मैं पूछ लेता हूं, अनकैट का नाम सुना है क्या? पिछली बार एग्जाम में आया था, यूएनसीटीएडी, यूएनसीटीएडी, क्या अनकैड का नाम सुना है? आपसे पूछेगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रिस्पेन है। कौन है? तो घुटना में पता नहीं, घुटना लग रहा है ना कि गलत चला गया है, नहीं होता कभी अचानक से दर्द उठ जाता है। तो ये है रेबेका ग्रिस्पेन है साथियों, रेबेका ग्रिस्पेन, तो ग्रिस्पेन है। आपसे पूछेगा कहां? तो ध्यान रखिएगा किसके? तो अनकैट के हैं। कहां साथियों? तो कोस्टा रिका की हैं। किस देश की हैं? तो कोस्टा रिका, ध्यान रखेंगे कोस्टा रिका। कितना हो गया जी?
3 हो गया, 5 बताना है। चौथा ऑर्गेनाइजेशन आप ही बताइए किसका बता दूं। चौथा ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। यूनिसेफ के कौन है, तो कैथरीन रसेल हैं। यूनिसेफ के कौन है, यूनिसेफ का आपसे पूछेगा, यूनिसेफ, यूनिसेफ का आपसे पूछेगा, यूनिसेफ का कौन है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, कैथरीन रसेल हैं। और कहां की हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, कैथरीन रसेल हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रसेल हैं। पूछेगा किस देश की हैं, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यूनिसेफ के अलावा एक और बता दीजिए, वर्ल्ड बैंक बता दीजिए या यूनेस्को बता दीजिए। मैं ही ले रहा हूं, डेली मेरी ही क्लास होती है करंट की। यूनेस्को ही बता दीजिए। यूनेस्को का आपको याद होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था, आंद्र अजोले हैं। कौन है, फ्रांस के आंद्र अजोले हैं। आंद्र अजोले, ध्यान रखिएगा, आंद्र अजोले, आंद्र अजोले हैं। किस देश के हैं दोस्तों, तो ये फ्रांस के हैं, फ्रांस के हैं। बस यही 5 याद रख लीजिएगा। थोड़ा बहुत नाम में ना एक आध वर्ड ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको अदरवाइज नहीं लेना है क्योंकि हिंदी थोड़ी कमजोर है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता बनने वाली पहली महिला कौन है, मनीषा गुलाटी हैं, अतिशी हैं, समीक्षा शर्मा हैं और रागिनी नायक हैं। चलिए, तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आतिशी हैं। और ये देख लीजिएगा कि पहली महिला बनी हैं। आपसे पूछेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं, पहली महिला लीडर ऑफ अपोजिशन कौन, तो अतिशी हैं। देखिएगा, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी अब विधानसभा में विपक्ष की नेता बन गई हैं। उन्हें विपक्ष के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अतिशी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की पहली महिला नेता होंगी। तो आपसे पूछेगा कि अतिशी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की पहली नेता कौन बनेंगी, तो आपको ही पता है कि दिल्ली अगर पूछे तो दिल्ली के अंदर में, विधानसभा के अंदर में पहली अगर विपक्ष की नेता, महिला विपक्ष की नेता, तो अतिशी। पहली मुख्यमंत्री पूछे तो सुषमा स्वराज, दूसरे नंबर पे शीला दीक्षित, तीसरे नंबर पे अदिति और चौथे नंबर पे अभी जो बनी है उनका नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता, ठीक है। आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने उनको एक मजबूत महिला चेहरा के रूप में लाया गया है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कर्मचारी राज्य बीमा आयोग ईएसआईसी के 74वें स्थापना दिवस और सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद का उद्घाटन कौन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, वीवीआई लगा लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अमित शाह करेंगे, मनसुख मंडाविया करेंगे, नरेंद्र मोदी करेंगे या अनुराग ठाकुर करेंगे। ईएसआईसी का 74th स्थापना दिवस है दोस्तों। कौन सा स्थापना दिवस है, तो 74th स्थापना दिवस है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो बहुत बढ़िया, आपको बताना है कि ईएसआईसी का स्थापना दिवस पूछ रहे हैं। प्रियंका है, प्रमोद है, सुमन है, अन्नू है, नीतन, इतना तेजी से पार कर रहा है ना। 5 को नाम ले लेते हैं लाइन से। शबनम कुमारी, कविता कुमारी, समीना खातून, सरिता कुमारी, विभा कुमार भारती, सलमा, अनीता कुमारी, शबनम खान, सुजाता, कमलेश। अब हो गया, अब नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अब सुनिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मनसुख मंडाविया साथियों, मनसुख मंडाविया। देखिए, डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज ही शुरू होने वाला है 24 से 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर पहली क्षेत्रीय भाषा वार्ता का उद्घाटन करेंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इस गठबंधन से यह आयोजित किया गया है। इस विषय क्या है इसका, तो इस कार्यक्रम का विषय है साथियों समावेशी और टिकाऊ समाज के लिए जिम्मेदार व्यवसाय। इसका क्या है, तो समावेशी। एग्जाम के अंदर में पूछेगा कि इसका थीम क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है। जो दूसरा है, ये पहला क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कहां आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि इसका विषय क्या है, तो समावेशी और टिकाऊ समाज के लिए जिम्मेदार व्यवसाय। लग रहा है ना मन एकदम हुलिया रहा है, कब वोमिट हो जाएगा कभी भी। क्लास जब तक चल रहा है चलाऊंगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ के महानिदेशक श्री गिलबर्ट एफ हुंगबो मुख्य भाषण देंगे। मतलब सोचिए कि इतना बड़ा और मीटिंग है कि जिसके अंदर में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप आईएलओ कहते हैं, उसके हेड आ रहे हैं। तो बड़ी बात है साथियों, है ना, बहुत बड़ी बात है। ये सभी लोग जरा कमेंट करिए तो कि आईएलओ के हेड कौन है। सभी लोग लिखिए गिलबर्ट, गिलबर्ट केवल लिख दीजिए, बस उतना ही में हम खुश हो जाएंगे।
गिलबर्ट लिखिएगा सभी लोग, आईएलओ के हेड हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर के 80 से अधिक गठबंधन साझेदार, जिनमें सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों के संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थान, ये सब के लोग जो है क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। अब यहां से मेरे 5 सवाल हैं और पांचों करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, पांचों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। अलग स्लाइड ले लेता हूं, 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछूंगा, 2025 का अपडेटेड पूछूंगा, है ना। बस ज्यादा टाइम, 5 नहीं छोड़ो, 2 ही पूछता हूं, 2 ले लेता हूं क्योंकि टाइम कम है। पहला, सबसे पहला कि IRDAI के अध्यक्ष कौन है। दूसरा साथियों, LIC के अध्यक्ष कौन है। तीसरा किसका है, ESIC का अध्यक्ष कौन है। यही 4 बता दीजिए। चौथा, GIC का अध्यक्ष कौन है। और पांचवा, SBI जनरल का अध्यक्ष कौन है। ये 5 जो हैं आप कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले तो एडा का कौन है, तो देवाशीष पांडा है। सभी लोग कमेंट करेंगे कौन है, देवाशीष पांडा है, ध्यान रखिएगा कौन है, तो देवाशीष पांडा है। दूसरा, LIC का पूछेगा, 3 दिन पहले ही खबर दिया था, सिद्धार्थ मोहंती। कौन दोस्तों, सिद्धार्थ मोहंती हैं। सिद्धार्थ कौन है दोस्तों, सिद्धार्थ मोहंती हैं। ESIC जिसकी आप बात कर रहे हैं, ESIC अशोक कुमार सिंह हैं दोस्तों। कौन है, अशोक कुमार सिंह हैं। अशोक कुमार सिंह हैं, ध्यान रखिएगा कौन है, तो अशोक कुमार सिंह हैं। अशोक कुमार सिंह हैं। चौथा आपसे पूछेगा GIC के कौन हैं, तो देवेश श्रीवास्तव हैं। कौन है, देवेश श्रीवास्तव हैं। देवेश श्रीवास्तव हैं। और लास्ट अगर आपसे पूछ दे कि SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी की कौन है, तो एक महिला है, आपको ही पता हो, सॉरी महिला कह रहे हैं, नवीन इंदिरा इरा हैं। नवीन चंद्रा इरा हैं। नवीन चंद्रा इरा हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो अलग से मैं 5 करंट अफेयर्स यहां पे बताता हूं, ये बताना है कि नहीं बताना है, यस और नो जरा बताइए। ये जो 5 अपडेटेड करंट अफेयर्स है, ये बताना है कि नहीं बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप कहेंगे आपको लगता है कि नहीं सर टाइम वेस्ट हो रहा है, तो नहीं बताएंगे, सिर्फ यही सीट पढ़ा के निकल जाएंगे, है ना। बाकी तो आप जानते ही हैं कि PRT 1 to 5 का ऑफलाइन बैच आ रहा है। मुसल्लापुर हाट में नया बैच आ रहा है साथियों, ये नया बैच है। बैच शुरू हो रहा है 27 फरवरी से, है ना, 27 फरवरी से। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार, अरे कल तो मजा आ गया, कल ये खबर आप देखे होंगे ना, तो आपको मजा आ गया होगा, सब लोगों को मजा आया होगा, आया कि नहीं आया। ये जो खबर आई, तो ये खबर से ना सब लोगों को मजा आ गया, है ना। इस खबर ने सब लोगों को मजा दिला दिया, क्योंकि बिहार में एक ऐसा चीज हुआ, बिहार में एक ऐसा चीज हुआ जो ना लोगों को परेशान कर दिया, लोगों को परेशान कर दिया। मतलब पूरा भारत का नजर इस बिहार में चला गया। मखाना उत्पादन के किसानों के साथ आप देखे होंगे ना कि पानी में उतर गए थे हमारे कृषि मंत्री। पहले तो उत्तर क्या होगा, तो दरभंगा होगा। और हमारे कृषि मंत्री अभी कौन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, दोनों ध्यान रखिएगा, कृषि एवं किसान विकास, किसान कल्याण मंत्री। और दूसरा पोर्टफोलियो क्या है, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। ये किसके पास मंत्रालय है दोस्तों, तो शिवराज सिंह चौहान के पास। और ये बिहार आए थे, पता है ना क्या हुआ इनके साथ, ये जो है ना गुजर रहे थे रास्ते में, तो इन्होंने देखा कि लोग मखाना की खेती कर रहे हैं पानी में डूब डूब के, तो मखाना की जो खेती कर रहे हैं, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए 22-24 वालों का भाई, 23-25 वालों का भी तो मौका मिलना चाहिए। 22-24 को तो मिलेगा ही, 23-25 की मांग है मेरी जो मांग है ना दोस्त, वो 23-25 की मांग है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब हुआ क्या था कि ये लोग पानी में उतर गए। देखिए यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे ये सम्राट चौधरी दिख रहे हैं आपको, ये पानी में उतर गए। यहाँ देखिए पानी है नीचे, इस पानी में उतर के मखाना कैसे निकाला जाता है, उसको फोड़ा जाता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं वो देख रहे थे। दरभंगा पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना किसानों को संबोधित किया। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी के माध्यम से मखाना किसानों के उत्पाद को लागू किया जाएगा। और आप जानते भी हैं कि मखाना बोर्ड का गठन निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है, तो आपको ही पता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने मखाना बोर्ड के गठन को लेकर किसानों से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर पधार रहे हैं और देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की किसान सम्मान निधि की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से दी जाएगी। तो अब यहां पर 2-3 सवाल आपसे कहेंगे तो मैं आपसे पूछ सकता हूं। जैसे आपको पता होगा एक बात, किसान की बात रेडियो कार्यक्रम किसने लॉन्च किया। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि किसान की बात, जैसे मन की बात मोदी जी करते हैं,
मन की बात कौन करता है? तो मोदी जी करते हैं। तो उसी प्रकार से किसान की बात, किसान की बात जो है, किसान की बात जो है कौन करेगा? किसान की बात जो है आपसे पूछेगा कि किसान की बात जो है कौन करेगा, तो आपको जरा बताना होगा कि किसान की बात कौन करेगा। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा। किसान की बात आपसे पूछेगा कि मत, जैसे मोदी जी ने मन की बात किया, तो किसानों की बात कौन है, किसानों की बात कौन करेगा? तो याद रखेंगे ये शिवराज सिंह चौहान ने किया था, पिछले ही साल किया था, ध्यान रखिएगा, शिवराज चौहान ने किया था। ठीक है, एक और सवाल आपसे पूछेगा यहां पर, और वो पूछेगा कि नई चेतना अभियान को किसने शुरू किया था? नई चेतना अभियान, लैंगिक हिंसा के खिलाफ, लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान को किसने शुरू किया था? ये भी नई चेतना अभियान को किसने शुरू किया था? ये किसके खिलाफ है? तो आप भी जानते हैं, लैंगिक चेतना, लैंगिक समानता के खिलाफ। और ये भी किसने किया था? तो शिवराज सिंह चौहान ने किया था। हेलो, है ना, सुनिए। तो ये बात हो गई नई चेतना अभियान लैंगिक, ये भी किसने किया था? तो शिवराज सिंह चौहान ने ही किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में लेसेंट अध्ययन जीबीडी 2021 के अनुसार 1990 से 2021 के बीच भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? हेलो, हाँ बिंदु कह रहे थे। हम्म, अब चलिए, अब आपसे पूछ रहा है कि आत्महत्या दर में कितनी कमी आई है? 20%, 25%, 30, 35। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25। देखिए भाई, ये दुनिया की समस्या है। अब ये क्वेश्चन ना करंट अफेयर नहीं हो गया, ये इंटरनेशनल न्यूज हो गया है आजकल, है ना। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और मेरा तो मानना है कि भैया कौन बात का यार, क्यों इतना मतलब चल रहा है देश के अंदर में? क्यों, किस बात का आत्महत्या भाई? किस बात का दुनिया से डर? दुनिया से क्या लेने देना, खुद में जिए यार, खुद के परिवार के लिए जियो, है कि नहीं? खैर, आइए देखते हैं क्या है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि भारत में 1990 से 2021 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 30% की गिरावट देखी गई है। यह गिरावट ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरी एंड रिस्क फैक्टर स्टडी 2021 के दो मिनट देखी गई है। अध्ययन के अनुसार 1990 में भारत में आत्महत्या मृत्यु दर प्रति लाख जनसंख्या पर 18.9 थी, मतलब 1 लाख में 18.9, लगभग 19 लोग आत्महत्या कर लेते थे। 2019 में ये 13.1 आ गई प्रति लाख, और 2021 में ये 13 हो गई है। तो इन्होंने कहा है कि टोटल जो गिरावट है वो 31% का है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी कौन सा संस्थान करेगा? कौन सा संस्थान करेगा, आपको यह पूछना है, और यह बताना भी है कि वो कौन सा संस्थान है जो करने वाला है। आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मुंबई है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी खड़गपुर है। आपसे पूछ रहा है कि हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी कौन सा संस्थान करेगा? तो आईआईटी मद्रास करेगा दोस्तों, मद्रास करेगा। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है आईआईटी मद्रास ने 21 से 25 फरवरी तक एशिया की पहली, देखिए जब भी कहीं दिखे ना कि ये पहली है, दूसरी है, तो ये, अब देखिए जैसे ये एशिया की पहली है, तो एग्जाम के लिए ना ऑटोमेटिकली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये पहली है। समझ में आ रही बात? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास?
यस सर, ठीक है। चलिए सुनिए, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 का आयोजन आईआईटी मद्रास के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 150 उद्योग प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता थाईलूर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सैटेलाइट कैंपस डिस्कवरी में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को आपको करके आना है, इस होमवर्क को करके आना है। अब देखिए, यहां पर ना मैं बहुत सारी चीजें पूछ सकता था, लेकिन मन थोड़ा ठीक नहीं है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी प्रतियोगिता, ऑपरेशन के बारे में हम पूछ सकते थे कि ऑपरेशन, बहुत सारी ऑपरेशन होते हैं, जैसे ऑपरेशन आहट है, वो रेलवे के अंदर में जो बच्चों की तस्करी है उसको बचाने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा, आपको पता है ना, राजस्थान के जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर कुहासा जब होता है तो पाकिस्तानी लोग जो है ना घुसपैठ कर जाते हैं, उसको रोकने के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। एक ऑपरेशन चला था, बस छोड़ दे रहे हैं 5 मिनट में, 5 मिनट पढ़ा लेना, नहीं वोमिटिंग हो गया 2-2 3-3 को। ऑपरेशन सर्द हवा के बाद एक ऑपरेशन चला जिसका नाम है समुद्र सेतु। समुद्र सेतु आपको याद होगा ना, मालदीव्स के अंदर में जब कोविड-19 का दौर था उस समय लोग फंसे थे वहां पे, तो उनको निकालने के लिए समुद्र सेतु चला। ऐसे ऑपरेशंस चलते रहते हैं। जैसे एक ऑपरेशन चला ऑपरेशन कावेरी, जो सूडान में, भारत में लोग, भारत के लोग जो सूडान के अंदर में फंसे थे उनको वापस लाने के लिए। तो ऐसे ऑपरेशन गरुड़ चला था, एग्जाम का क्वेश्चन भी है। सीबीआई ने चलाया था वो ड्रग अब्यूज और ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, नेटवर्क को जो है डिसमॉलिश करने के लिए। अमानत चला था, रेलवे मिनिस्ट्री ने अमानत चलाया था। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्लास खत्म होने के बाद। अब रिवीजन कर लेते हैं कल का। कल का रिवीजन है, इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। हाँ, कॉमर्स का क्लास है। पहला क्वेश्चन मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, प्रधानमंत्री, ये कल का क्वेश्चन है, रिवीजन करते हैं। भागलपुर से किस तारीख को पीएम किसान निधि योजना की शुरुआत करेंगे? तो आप भी जानते हैं 19वीं किस्त आज जारी की जाएगी। आज मोदी जी आ रहे हैं 24 फरवरी को। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? दिल्ली में। धर्म गार्जियन 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? धर्म गार्जियन 2025 जापान में पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण केंद्र। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला एआई संचालित दीर्घकालिक नेत्र स्क्रीनिंग नयनामृतम 2.0 लॉन्च किया है? किस राज्य ने किया है? केरल ने। 12 मार्च को किस देश के राष्ट्रीय दिवस, मोदी जी जो हैं 12 मार्च के किस देश के राष्ट्रीय दिवस के मुख्य अतिथि होंगे? तो आप भी जानते हैं कहां के होंगे, तो मोदी जी मॉरिशस के होंगे दोस्तों, मॉरिशस के होंगे। नेक्स्ट, पीआरटी का नया बैच लॉन्च कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप 9065958089 पर संपर्क कर सकते हैं। ये बैच, नया बैच शुरू हो रहा है 27 फरवरी को। लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 को मंजूरी दी गई है। कौन सा पोर्टल, ये कब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है 20 जनवरी 2025 को। हाल ही में ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय विश्व राजकुमार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेमोरी स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, मेमोरी स्पोर्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मिशन के लिए चुने गए शारीरिक रूप से विकलांग पैरालंपिक के खिलाड़ी भी हैं। कौन हैं? जॉन मैकफॉल हैं, जॉन मैकफॉल। नेक्स्ट, पीएम मोदी का प्रधान सचिव 2 किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधान सचिव 2 जो है साथियों, किसको नियुक्त किया गया है? शक्तिकांता दास को किया गया है, शक्तिकांता दास को। आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं ये पहले। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बीआरवी सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो कार्यकाल के बारे में पूछ रहा है, तो आप भी जानते हैं कि 1 वर्ष तक बढ़ाया गया। हाल ही में डैश में भारत में डेटा सेट और रजिस्ट्री का संग्रहण किसने जारी किया है? तो हम बोलते हैं कि जब जब डेटा सेट की बात आती है, डेटा की बात आती है, तो क्या आंसर हो जाएगा? एनएसओ हो जाएगा साथियों, एनएसओ। नेक्स्ट, 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 21 फरवरी 2025 को कहां आयोजित किया गया है? तो 21 फरवरी 2025 को मराठी आयोजन कहां हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। और बाकी ये जो है आपको बताइए कि नया ऑफलाइन बैच आ रहा है, इस ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप होमवर्क करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कल पुनः मुलाकात होगी, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कल पुनः मुलाकात होगी आपसे इसी समय पे।
बाकी अभी जो ऑफलाइन मेरा 7 बजे वाला बैच है वो आज के लिए सिर्फ ऑफ रहेगा, क्योंकि शरीर में अब जान नहीं लग रहा है, वॉमिट हो गया है 2 बार, तो आज के लिए सिर्फ ऑफ रहेगा। बाकी कल से आपका वो ऑफलाइन बैच अपने टाइम से चलेगा। शाम वाला बैच होगा, लेकिन अभी सुबह वाला जो 7 बजे वाला ऑफलाइन का बैच है, जो भी बच्चे ऑफलाइन के हैं बस उनको मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। कल पुनः मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते